हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आप जुड़ चुके हैं बिहार दरोगा के टेस्ट सीरीज और आप देख रहे हैं अभी संभव एक्सप्रेस। संभव एक्सप्रेस के साथ मेरे साथ याद रखना है आपको, अब की बार ले लो स्टार। चलिए तो देखते हैं अब की बार ले लो स्टार के साथ में टेस्ट सीरीज में आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन ये रहा कि जो पिछले वीडियो का 50वां नंबर का क्वेश्चन जो आप लोग के लिए मैं छोड़ता हूं मेरे साथी, वही ये 50 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बहुत सारे दोस्त आंसर लगाए हैं और बहुत सारे दोस्त गलत भी आंसर लगाए हैं। चलिए कुछ का आंसर सही हुआ है, कुछ का गलत हुआ है, तो देखते हैं कि कितने लोग का सही आंसर और कौन सा ऑप्शन आपका सटीक रहा है। क्वेश्चन पढ़ता हूं, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। देखते हैं, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और एक राज्य का राज्यपाल। ये देखेंगे तीनों महानुभाव का जो ये पद है, ये तीनों पद का गरिमा इतनी महत्वपूर्ण है जो राष्ट्रपति ही तीनों का शपथ ग्रहण करवाते हैं। इसलिए इनमें से सभी इसका आंसर डी ही होगा, जो बहुत सारे लोग इसका सही आंसर किए हैं। चलिए तो आज के टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है मेरे साथी, एक पिकोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है। देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ 10 पर सभी का पावर है, इनवर्स में, माइनस में, इनवर्स में 10 इनवर्स 15, 10 इनवर्स 12, 10 इनवर्स 9 और 10 इनवर्स 6। तो आपको एक पिकोग्राम बराबर होता है आपका 10 पर पावर माइनस जो आप देख रहे हैं माइनस 12 ग्राम का। चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक और सही होगा। किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण कहलाता है। आंसर है आपका सेलिनोमीटर, सोलरीमीटर, पिक्नोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या हो सकता है? तो ये क्वेश्चन पहले देखिए क्या कह रहा है, किसी विलयन की लवणता मापने का इसमें से कौन से उपकरण सही है। तो इसका उपकरण जो है सही है सेलिनोमीटर। यह मापता है कि अगर कोई बर्तन में पानी है और उसमें आप सोडियम घोल रखे हैं, वो कितना उसकी लवणता उसमें है, ये जांच पड़ताल की जाती है सेलिनोमीटर से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, पेंडुलम घड़ी निम्नलिखित में से किस ऋतु में तीव्र गति से चलती है। देखिए कभी तीव्र पूछता है, कभी पूछेगा मंद गति से। तो याद रखिएगा ये ग्रीष्म में जो होता है, ये ग्रीष्म में जो होगा ये मंद गति से होगा, और ये पूछ रहा है तीव्र गति से। ये कहाँ होगा भाई? वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीतकाल या बसंत ऋतु। तो ध्यान रखेंगे ये आपका होगा आपका शीत ऋतु में, यानी कि शीतकाल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस निम्न में से किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस, साधारण लेंस। तो याद रखिएगा ये बहुत ही इजी है और बहुत बिजी है, उत्तल लेंस। चलिए आप देख रहे हैं संभव एक्सप्रेस, और संभव एक्सप्रेस में जितना संभव हो सके आप जितना तीव्र गति से आप क्वेश्चन पढ़ें, ऑप्शन देखें और आंसर लगाएं। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल का तापमापी द्रव के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है। ऑप्शन है अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है इसलिए नहीं, अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है इसलिए नहीं, अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है, इसे भी कुछ लेना देना नहीं है, अल्कोहल का द्रव्यांक जो होता है वो निम्नतर होता है। यही इसका सटीक और सही आंसर आपका 5 का डी हो जाएगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस तरंग की लंबाई सर्वाधिक होती है। किस तरंग की लंबाई सर्वाधिक होती है? माइक्रोवेव, अवरक्त, एक्स किरण, दृश्य प्रकाश। तो याद रखेंगे माइक्रोवेव का सर्वाधिक लंबाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे,
चलिए, क्वेश्चन है मेरे साथी, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं होता है? तो देखेंगे यूरेनियम को भी हम ईंधन के रूप में करते हैं प्रयोग, और आपका थोरियम भी करते हैं, और प्लूटोनियम भी करते हैं। क्या नहीं होता? तो ये कैडमियम जो छड़ है ये मंदक के रूप में काम होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग कृत्रिम बादल बनाने के लिए होता है? भारी जल, सल्फर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट या सिल्वर आयोडाइड? तो याद रखना है आपको, आपका देखेंगे कृत्रिम वर्षा कराने में या बादल बनाने में सिल्वर आयोडाइड का काम लिया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, है ना। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? देखना है, मेथेनॉल, यूजेनॉल, बेंजिल्डिहाइड या बी दोनों, क्या हो सकता है? लौंग का तेल जो होता है ये एक प्रकार का देखेंगे यूजेनॉल होता है। क्या होता है घटक? यूजेनॉल। लौंग का तेल जो है टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी भी उसको यूज करती है, या दर्द निवारक दवा जो होता है आपका दांत के लिए, उसके लिए जो कुछ तेल आता है उसमें भी इसको यूज करते हैं। जहां तक आप जानते हैं कि दांत दर्द में लौंग का भी हम यूज करते हैं। चलिए, यूजेनॉल याद रखना है। बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? बायोगैस में कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ मीथेन, या हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मीथेन? क्या होगा? तो बायोगैस में जो होता है मेरे साथी, ये बायोगैस में देखिएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सटीक और सही जवाब है। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, ध्यान देंगे क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? देखिएगा, कह रहा है टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है। हाँ जी, ये बहुलक है। प्राकृतिक रबर क्लोरोपिन है, ये गलत है। पहला सही हो गया ना, पहला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, हाँ ये भी सही है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर सही है, तो आपका ये भी सही हो गया। तो ऑप्शन आपका एक भी सही है और तीन भी सही है, एक और तीन। हाँ चलिए, एक और तीन आपका दिया गया है ऑप्शन बी में, इसीलिए आंसर आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए आगे देखते हैं बाबू, क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोग का ये रहेगा, विरंजक चूर्ण का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? कह रहा असत्य है, तो कहे विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलय होता है, तो ये वाला बात गलत है। इसमें क्या पूछ रहा है? गलत है यानी असत्य है, तो निकल गया ये असत्य है, यही असत्य है। आगे देखते हैं, यह एक ऑक्सीकारक है, तो बिल्कुल सत्य है। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, बिल्कुल ये सही है। यह तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये बात भी सही है। तो सत्य वाला नहीं पूछ रहा है, कौन सा असत्य है, तो ये जो है आपका सत्य है, इसलिए आंसर ए बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। ये अधिक विलय नहीं होता है। चलिए अगला देखना है क्वेश्चन, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकेल, हाइड्रोजन, जस्ता और अमोनिया, किसका हो सकता है मेरे साथी? तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा निकेल। यही वनस्पति में से यहाँ पे तेलों के हाइड्रोजनीकरण की जगह अगर देता घी लिख देता, क्या लिखता? घी लिख देता मेरे साथी, तो आपका यहाँ पे क्या होता? हाइड्रोजन आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, 14 नंबर का क्वेश्चन है मेरे साथी। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? कैल्साइट बिल्कुल सही जवाब, फॉस्फोराइट ये भी है, फ्लोरोस्फार ये भी है। यानी कि कैल्शियम का अयस्क है तो तीन के तीनों है, यानी ऑप्शन आपका डी में कह रहा है इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, अम्लकण है ना के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? 2 प्रोटॉन के बराबर होता है? नहीं जी। हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है? बिल्कुल सही जवाब। 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर? नहीं, ये गलत है जगह। 2 पॉजिट्रॉनों के बराबर होगा, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल एक धनावेश होता है। ये बात भी आपका गलत कर रहा है, यानी कि आपका आंसर हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है साथी, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, साइट्रिक एसिड या सोडियम बेंजोएट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोडियम बेंजोएट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे साथी। इसका ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही और सटीक होगा। चलिए, सोडियम बेंजोएट हो गया। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। अपमार्जक है, करा है कि अपमार्जक है, क्या है? ध्यान देना है। क्या ये साबुन है, शोधन अभिकर्ता है, उत्प्रेरक है, औषधि है? ध्यान देना है। तो कह रहा है कि अपमार्जक क्या होता है, तो ये अपमार्जक जो है शोधन अभिकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान देना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, इस बीच में सब में हाइफन होगा, है ना। कह रहा है कि उपभोक्ता क्या परोपजीवी होते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब। उत्पादक स्वजीवी होते हैं? बिल्कुल सही जवाब। गौण उपभोक्ता तृणभक्षी होते हैं? तो ये गलत होगा। कहता है विबंधक मृतोपजीवी होते हैं। वैसे जीव विबंधक के रूप में जाने जाते हैं जो अपना भोजन मरा हुआ सड़ा गला जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है ना। और तृणभक्षी का मतलब क्या होता है? शाकाहारी होता है, याद रखेंगे, शाकाहारी। तो इस शाकाहारी जो होगा ये गौण उपभोक्ता नहीं होगा, इसको नाम आप दे सकते हैं प्रथम उपभोक्ता। क्या दे सकते हैं? प्रथम उपभोक्ता। यहाँ पे आंसर होना चाहिए था प्रथम उपभोक्ता तृणभक्षी, तो बिल्कुल सही होता, लेकिन ये सही नहीं है, इसीलिए इसका आंसर बिल्कुल सी ही होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? बिल्कुल इसका आंसर जो होगा सी होगा। इसका आंसर जो होगा क्या होगा? आपका आंसर सी होगा। बाकी उपभोक्ता पुरजीवी ठीक है, उत्पादक स्वजीवी ठीक है, ये भी ठीक है। ये इसका जोड़ा गलती है, यहाँ पे होगा प्रथम उपभोक्ता। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोफोबिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा या फफूंदी द्वारा? किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रोफोबिया यह एक रोग है जो पानी से डर लगता है, ये होता है आपका विषाणु द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु द्वारा होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन ये है ना। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद है? पादप का मतलब कौन, इसमें से जो देख रहे हैं ऑप्शन, ये कौन जो है पादप से प्राप्त होता है? तो कपूर ये भी जो है पादप से होता है याद रखेंगे। और कासनी चिकोरी ये भी एक पादप से ही होता है, और वनीला ये भी आपके पादप से होते हैं। यानी कि इनमें से सभी जो है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, सभी के सभी, है ना। याद रखिएगा, कपूर जो बनाया जाता है वो भी कम्फोरा नामक एक पादप होता है, उसी के लकड़ी से बनाया जाता है ना। ऑर्चिड में इस वाला पाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन। आप जानते होंगे अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या है? क्या उसका मूल शीर्ष से हम अध्ययन कर सकते हैं, पर्ण कोशिका से कर सकते हैं, या वर्तिका से कर सकते हैं, या पराग कोश से कर सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा,
ये कह रहा है पौधों में अर्धसूत्रीय विभाजन का उदाहरण अगर देखना है तो वो आप प्राप्त कर सकते हैं पराग कोश से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम नहीं है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है। आपको पता होना चाहिए कि 17 प्रकार के तत्व किसी पेड़ पौधा को चाहिए। कितने प्रकार के? 17 तत्व की आवश्यकता होती है ना, जिसमें 9 को तो मत कहिए, ये बहुत ही 9 तत्व बहुत जरूरी होता है, याद रखिएगा। बाकी और कम बेसी थोड़ा बहुत सब कुछ चाहिए, लेकिन सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए ऑप्शन आपका 22 नंबर का ए बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। नेक्स्ट अगला है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन क्या है ना, हार्मोन क्या है? पेप्सिन, सिक्रेटिन, ट्रिप्सिन या रेनिन, क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा अग्नाशय से जो संबंधित बात बताया जा रहा है वो होगा आपका सिक्रेटिन। यहाँ जो पाचक रस है इसके उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन होगा वो क्या होगा? सिक्रेटिन होगा। क्या होगा? सिक्रेटिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा साथी, जैसे जैसे मनुष्य वृद्ध होता है समानतः उसके रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, बराबर रहता है, बदलता है या नहीं बदलता है? क्या होगा? तो वो आंसर होगा मेरे साथी वो रक्त दाब बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किसका? ऊतकों का निर्माण किससे होता है? विटामिन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से या प्रोटीन से? बताइए। तो मानव शरीर में ऊतकों का विकास यदि आपको करना है तो सबसे ज्यादा मात्रा में आपको लेना पड़ेगा प्रोटीन। किस होता है? तो प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला क्या क्वेश्चन है, निम्न में किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? फिर से विवाह नहीं किया जा सकता है, एक से अधिक विवाह नहीं किया जाता है, पुनर्विवाह नहीं किया जा सकता है। देख लेंगे, एक विवाह अगर हो जाने के बाद किसी तरह का कुछ कारण से आप ये हो गए तो पुनर्विवाह नहीं कर सकते हैं। कह रहा है वंचित है मनुस्मृति में, अर्थशास्त्र में, जातक में, याज्ञवल्क्य में? क्या में? तो मनुस्मृति जो सनातन में हिंदू धर्म के मनुस्मृति मनु के द्वारा जो लिखा गया धर्मशास्त्र है, इसी मनुस्मृति में पुनर्विवाह को वर्जित बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शासक को वर्ण व्यवस्था के संरक्षक कहा गया है? देखना है कि कौन से इसमें शासक हुए हैं, वासुदेव, खारवेल, समुद्रगुप्त या गौतमी पुत्र सतकर्णी? तो कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था के संरक्षक माना गया है गौतमी पुत्र सतकर्णी। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका ऑप्शन सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, दिए गए विकल्पों में कौन अष्टांग योग का भाग नहीं है? कौन भाग नहीं है? ध्यान, धारणा, अनुस्मृति या प्रत्याहार? कौन जो है अष्टांग योग का नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन सी अनुस्मृति इसका भाग नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या कह रहा है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली लाने वाला कौन से दिल्ली सल्तनत के इसमें शासक नजर आपको आ रहे हैं? सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक? बताएंगे कौन से? बहुत इजी और बहुत बिजी और बड़ा सक्रिय ये क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछा जाता है। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली लाने वाला शासक कौन था? इसका नाम था आपका बी ऑप्शन जो देख रहे हैं मेरे साथी, फिरोज शाह तुगलक इसका बहुत ही जबरदस्त आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों में काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। देखेंगे मुगल काल में कह रहा है कौन पहले होगा, ईस्वी सन आपको याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन पकड़ाएगा। तो देखेंगे घाघरा का युद्ध अगर आपको याद है तो बोलिए, घाघरा का युद्ध याद है आपका 1500 कितना में? 29 में, है ना। घाघरा का युद्ध याद है कितना में? 1529 में। इसके बाद जो है इसके बाद जो है खानवा का युद्ध आप याद किए होंगे, पाक चंद घाघरा, है ना, पान खो चल घर। चलिए ठीक है, तो घाघरा का युद्ध आपका 27, 28, 29 में हो गया। खानवा का युद्ध हो गया ये 27 में होगा, 1527 में। चौसा का युद्ध होगा ये
1539 में होगा और सामूगढ़ का युद्ध होगा ये 1668 में होगा। इसी क्रम में सजा लेना है। एक 1527 है तो पानवा का 27 में कौन है, तो 27 में आप गया खानवा, तो खानवा में कौन हो गया दूसरा। दू पहले कहाँ है, तो दू पहले यहाँ भी है और दू यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ भी दू है और यहाँ भी दू है। क्लियर। आगे देखते हैं 27 के बाद 29 कह रहा है, 29 कौन होगा घाघरा। देखिए घाघरा कितना में एक, तो दो के बाद एक किस में है, दो के बाद एक किस में है। चलिए इतना ही से तो पकड़ा ही गया। उसके बाद 1539 होगा तब 1600, तो इसके बाद तीसरा होगा तब 3 होगा और उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध 1668 में होगा मेरे साथी, तो वो 4 में होगा। इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर हो गया। चलिए घाघरा का युद्ध आपको याद हो गया कितना में हुआ, घाघरा का युद्ध अभी जो बताया मैंने आपको, ये बताया 1529 में है ना। और खानवा का युद्ध कितना में बताया, खानवा का युद्ध 27 में। तो पहले खानवा होगा तब फिर घाघरा होगा। क्लियर। और चौसा का युद्ध 1539 में हो जाएगा और सामूगढ़ का युद्ध 1668 में हो गया। मैं सबको आपको क्लियर कर दिया। अब इसके इस विषय के हिसाब से आप क्या करेंगे, क्रमबद्ध सजा लेंगे। तो जब ऑप्शन मैंने देखा तो क्या हुआ, सी ऑप्शन आपका सही हुआ। चलिए तो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका ये आ गया, मराठा साम्राज्य से क्वेश्चन आ गया है ना। सरजामी प्रथा देखेंगे, सरजामी प्रथा का संबंध किससे है, तो मराठा भूराजस्व से, तालुकदारी प्रथा से, भूमि कर से, या कोई नहीं होगा। क्या हो सकता है, तो सरजामी प्रथा जो है मराठा से भूमि से संबंधित एक भू राजस्व व्यवस्था से था। भू राजस्व मराठा का भू राजस्व व्यवस्था से था, वहीं से ये सरजामी प्रथा का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम, भारत के लिए व्यापार के सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी है ना कंपनी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, बताना है। डचों के द्वारा, डेनिश के द्वारा, फ्रेंच द्वारा, या पुर्तगालियों द्वारा, किसके द्वारा। तो याद रखना है ये ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। डचों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, डचों के द्वारा किया गया था। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे साथी, किसी आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था, कह रहा है कि किस आंदोलन से पहले गांधी जी ने यह कहा था कि मैंने मांगी थी रोटी, क्या मांगा, रोटी मांगी थी, अब बदले में मुझे मिला क्या, पत्थर मिला। क्या बात है। क्या सविनय अवज्ञा के आंदोलन के पहले, असहयोग आंदोलन के पहले, भारत छोड़ो आंदोलन के पहले, या व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत जबरदस्त है और ये जो क्वेश्चन होगा असहयोग आंदोलन के पहले मांगा था रोटी या मिल गया क्या, पत्थर। चलिए स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देना है, मुजफ्फरपुर बम कांड किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बिजी क्वेश्चन है, बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। देखेंगे रास बिहारी बोस, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चौकी, सचिन नाथ। तो यहाँ आपको खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पड़ने वाला व्यक्ति देखिए यही थे, खुदीराम बोस। और 1857 की क्रांति में सबसे पहले फांसी चढ़ने वाले व्यक्ति थे वो थे मंगल पांडे। और भारत के इतिहास में अगर कहा जाता है कि सबसे कम उम्र में फांसी अगर दी गई थी तो खुदीराम बोस जी को दिया गया था, मुजफ्फरपुर कांड से संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, मलिक अंबर का संबंध किस भारतीय राज्य से है। मलिक अंबर याद रखिएगा, बीजापुर, गोलकुंडा, खानदेश या अहमदनगर। जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़े होंगे उनको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि अहमदनगर से आपका संबंध किसका है, मलिक अंबर का। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे साथी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है मेरे साथी, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। चलिए 1890, 92, 97 या 91 में। तो दादा भाई नौरोजी को हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य जो चुना गया था वो ऑप्शन नंबर बी 1892 में होगा मेरे साथी। चलिए क्लियर होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा है ना, निम्न में कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। इसका मतलब कन्नड़ कौन कौन है पहले उसको पहचानिए। तो देखेंगे पोन, रन और पंप, ये तीन के जो तीन हैं ये आपके कन्नड़ साहित्य हैं। ध्यान रखना है, पोन, रन और पंप तीनों कन्नड़ साहित्य हैं। तो कह रहा है कि त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है, तो कम्बन इसमें शामिल नहीं है, डी आंसर होगा। क्योंकि कम्बन जो है ये आपका शामिल हैं तमिल साहित्य से। किसे, ये आपका तमिल साहित्य से।
आपका तमिल साहित्य से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था? बड़ा इजी है, मुंह पर रहना चाहिए सब। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में लिखा गया था, पत्रिका का संपादन है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जीएस अय्यर द्वारा, रामकृष्ण पिल्लई द्वारा या मोतीलाल नेहरू द्वारा? किसके द्वारा? तो अंग्रेजी में लिखा गया नेशनल हेराल्ड के जो संपादक थे वो थे आपका जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन होगा आपका, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान होगा, उसका मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे। तो इसका जो होगा मेरे दोस्त ये आपका होगा ए ऑप्शन, नई दिल्ली में, बहुत ही सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया, कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ये महिलाओं से है ना। गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब। तो ये राजस्थान के, देखिएगा राजस्थान के एक विशेष जनजाति की महिलाओं के द्वारा ये कालबेलिया नृत्य किया जाता है। इसका आपका ऑप्शन राजस्थान बिल्कुल सटीक और सही हो जाएगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, है ना। पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई? कह रहा है कि 1917, 19, 58 और 59 में। तो याद रखिएगा पुलित्जर पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत 1917 से हुई थी। और आप जानेंगे मेरे साथी कि पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। क्लियर हो गया? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सटीक होगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किसने किया? है ना। तो देखिए खोज किसने किया, जो मैंने सॉरी पढ़ गया किसने किया, लेकिन यहाँ कह रहा कब हुआ। आधुनिक कंप्यूटर की खोज आपको पता है कि चार्ल्स बेबेज ने किया था, ठीक है ना। चार्ल्स बेबेज ने किया था। चलिए इन्होंने किया था, लेकिन कह रहा है कि कब किया गया था, याद रखिएगा। तो आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज है वो 1940 में, 46 में, 60 में या 64 में, कब हुआ था? तो याद रखिए चार्ल्स बेबेज द्वारा जो किया गया था वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1946 में किया गया था। लेकिन यहीं से एक क्वेश्चन आता है मेरे साथी कि आधुनिक कंप्यूटर की क्रांति कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की यहाँ पूछ दिया जाएगा कि क्रांति कब हुई। देखिएगा ये क्वेश्चन भी आता है, तो क्रांति आपका 1960 में, क्रांति 1960 में, ये उसका फिर आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जा सकता है, क्या क्या शामिल किया जा सकता है देखना है। राष्ट्रीय आय, भाई जब आपका आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि है तो उसमें तो राष्ट्रीय आय होना तय है, ये बिल्कुल सही होगा। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो होता है इसका भी होना बहुत जरूरी है। प्रति व्यक्ति अगर आय का परिवर्तन हो रहा है तो ये भी बिल्कुल सही है। पूंजी स्तर में सुधार, तो समझिए कि ये वाला सिर्फ नहीं होगा। तो आंसर होगा कौन कौन? 1, 2, 3, आपका ऑप्शन 1, 2 और 3। 1, 2, 3 ऑप्शन है क्या? हाँ दोस्त है आपका ऑप्शन जी, बिहार में ऑप्शन है बी में, केवल 1, 2, 3, बिल्कुल बी नंबर का ऑप्शन सही हुआ। चलिए तो 44 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित है? ध्यान देना है, कौन से पंचवर्षीय योजना, आपको पता होना चाहिए कि पंचवर्षीय योजना यानी योजना आयोग के द्वारा ये सब चलाया जाता था, है ना। और जो है प्रथम पंचवर्षीय 51 से 56 लेकर करके आपका लास्ट में 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चला है, जो आपका 2017 में 12/5/17 2012 से 2017 तक चला है, जिसमें सबसे सफल आपका अगर बताया जाता है तो कौन सा पंचवर्षीय योजना जो सबसे ज्यादा सफल रहा है और कौन सबसे ज्यादा असफल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएंगे। बहुत आप लोग पंचवर्षीय योजना पढ़े होंगे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे ज्यादा असफल रहा और कौन से सबसे ज्यादा पंचवर्षीय योजना सफल रहा। और इसमें कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है किसमें जो है विकास दर, याद रखेंगे कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित थी, पंचम, तृतीय, 8वीं और 10वीं, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जिसका आंसर आपका सी बहुत फैक्ट क्वेश्चन का आंसर 8वां होगा। याद रखेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो है मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था, ध्यान रखेंगे। योजना से भी एक क्वेश्चन हमेशा आपको पंचवर्षीय योजना से आते रहता है,
है ना, रखेंगे। चलिए ध्यान देना है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? चलिए 1 हेक्टेयर से कम है कि 2 हेक्टेयर से कम है कि 5 हेक्टेयर से ज्यादा है कि इसमें से कोई नहीं है? क्या आंसर हो सकता है? तो कहता है भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का जो आकार है वो आपका 1 हेक्टेयर से कम है। याद रखना है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी। अगला क्वेश्चन देखना ये है, निम्न में कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्य सरकार द्वारा एकत्र और आवंटित किया जाएगा? केंद्र सरकार लगाएगा और राज्य सरकार उसको एकत्र करेगा और आवंटित करेगा। क्या वो स्टाम्प कर है, संपदा शुल्क है, वस्तु कर है, या इनमें से सभी है? क्या हो सकता है? तो इसका आंसर जो होगा मेरे साथी, कर लगाएगा कौन? केंद्र सरकार, और उसका आवंटित और उसका एकत्रित करने का पावर किसके पास है? राज्य सरकार के पास। तो वह है स्टाम्प कर। कौन है? वह है स्टाम्प कर। चलिए वह है आपका स्टाम्प कर। क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? राजकोषीय का नहीं है, देखिएगा। करारोपण बिल्कुल सही जवाब होगा, सार्वजनिक व्यय ये भी होगा, ब्याज दर ये नहीं होता है, सार्वजनिक ऋण ये भी होता है। याद रखिए, तो इसको कौन नहीं होता है वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए आपका सी आंसर बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका, तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, हाल ही में 5 नए देश ब्रिक्स समूह में, ब्रिक्स में पहले ये ब्रिक था, पहले क्या था? ब्रिक था, फिर क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। 6 में इसकी स्थापना हुआ था, याद रखना कितना में? 6 में। और 2011 में ये ब्रिक्स बन गया, ब्रिक्स एस बन गया, जब साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा तो ब्रिक्स बन गया। ठीक है, तो कह रहा है कि हाल फिलहाल में नए 5 देशों का समूह इसमें शामिल हुआ है, निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं हुआ है? ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, अर्जेंटीना। तो पहले याद रखिए कौन कौन हुआ है। तो ईरान इसमें हाल ही में शामिल हुआ है, सही बात है। सऊदी अरब भी शामिल हुआ है, ठीक है। मिस्र भी शामिल हुआ है, इथोपिया भी शामिल हुआ है, मतलब इतने देश इसमें शामिल हुआ है, लेकिन कौन नहीं हुआ? अर्जेंटीना इसमें शामिल नहीं हुआ है, इसलिए आंसर डी बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन, ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा दक्षिण अमेरिका देश है जो अपनी सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया है? देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है वेनेजुएला, कोलंबिया और इक्वाडोर और बोलिविया। तो आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण अमेरिका का पूछ रहा है, दक्षिण अमेरिकी कौन सा एक देश है जहां का सभी उनके ग्लेशियर है ना नहीं रहे, सब अब वो पिघल गए हैं, तो वो ग्लेशियर पिघलने वाला पूरी तरह से कौन सा देश इसमें बन गया है? एक यहाँ का क्षेत्र है जो अभी ग्लेशियर में बर्फ में तब्दील हुआ है, मगर लगभग वहाँ का सारे ग्लेशियर ये खो देने वाला देश है, उसका नाम है वेनेजुएला। किसका नाम है मेरे साथी? वेनेजुएला। मैं चाहूंगा कि आपको अगर याद होगा तो वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, आप इसका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अब बार बार पूछा जाता है, ये बिहार एसआई का क्वेश्चन रहा है कि वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन हुआ समाप्त, और अब आया 50 नंबर का ये क्वेश्चन, जो मैं अब प्रत्येक दिन 50 नंबर का क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए छोड़ता हूं, जितने हमारे प्यारे दोस्त लोग भाई बहन देखते हैं उनके लिए। 50 नंबर का क्वेश्चन आप कॉमेंट में आंसर देंगे, अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? क्या क्वेश्चन है? तो करंट से क्वेश्चन आपका 50 नंबर का क्वेश्चन आपका लिए रहा कि अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन के साथ आज का सेशन मेरा यहीं पे समाप्त होता है साथी, और मैं आपसे विदा लेता हूं, और अगले फिर वीडियो में मिलता हूं इसी तरह के 50 क्वेश्चन के साथ में। तब तक धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।